भारतीय इतिहास में एक पहला ऐसा रिजल्ट निकलकर सामने आया जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह ने जो दावा किया वो दावा पूरी तरीके से सटीक निकला। तमाम एग्जिट पोल फेल हो गए। विपक्ष के दावे वादे, विपक्ष की कड़ी मेहनत, सड़कों पर उतरकर जन का समर्थन, वो सब कुछ फेल हो गया दोस्तों। और मात्र 35 सीटों पर महागठबंधन सिमट कर रह गई। ये अचंभित करने वाली बात है दोस्तों कि कोई 35 सीटों पर, यानी कि पिछली चुनाव से भी कम सीटें महागठबंधन का आना, ये इस देश के लिए, इस देश के चुनाव आयोग पर सबसे बड़ा सवालिया निशान छोड़ गया है। अब इन्हीं सवालिया निशानों के बीच कुछ ऐसे सवाल निकल कर सामने आ रहे हैं दोस्तों, जिसको लेकर मैं आपके सामने वो तमाम जानकारी रखने वाली हूं। अगर कायदे से इन तमाम चीजों को देखा जाए तो बिहार में फिर से इलेक्शन जो है करवाया, और विपक्ष जो है अगर डट जाए तो फिर से यहाँ पर इलेक्शन जो है मांग करके करवाया जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो तस्वीरें देश की आवाम को, बिहार की जनता को, किसी को समझ ही नहीं आ रहा है, जो आंकड़े हजम होने लायक ही नहीं है। हार जाती आरजेडी, हार जाती कांग्रेस, उनके सहयोगी दल, तो समझ में आता। लेकिन 35 सीट दोस्तों, ये सोच से भी परे है। आप भी सोच रहे होंगे, मुझे मालूम है, आपके मैंने बहुत सारे मैसेजेस देखे हैं, बहुत सारे कमेंट्स मैंने आपके पढ़े हैं कि किस तरीके से आप लोगों के मन में भी सवाल है। आप लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि भाजपा इतना प्रचंड जीत जो है दर्ज करवा लेती है, वो भी उस बिहार में जब कभी भी उनकी सरकार नहीं बनी है। वो उस बिहार में जब उनका अपना खुद का वजूद जो है कभी मजबूत नहीं हुआ है। बिहार में बेरोजगारी मुद्दा था दोस्तों, बिहार में पलायन मुद्दा था, बिहार में शिक्षा मुद्दा था, बिहार में रोजगार मुद्दा था। ये सारे बिहार के चीख चीख कर बताने वाले मुद्दे थे दोस्तों। लेकिन इन मुद्दों को अचानक से भाजपा के जरिए खत्म कर दिया गया। क्या ये समझ से परे वाली बात नहीं है दोस्तों? पूरी रात मैं सोचती रही कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है। कोई पार्टी जो लगातार जनता से कनेक्ट कर रही थी, जनता के बीच जा रही थी, जनता का प्यार उनको मिल रहा था, फिर अचानक से 35 सीटों पर आकर सिमट जा रही है। इतनी बुरी हार तो नहीं हो सकती थी। कम से कम 100 का आंकड़ा या नहीं तो 80-70 का आंकड़ा तो पार करना ही था। लेकिन ये सब कुछ दोस्तों कल भारत के इतिहास में देखने सुनने को नहीं मिला। भारत के इतिहास में देखने को मिला ये कि एनडीए गठबंधन 202 सीट पार कर रही है और महागठबंधन 35 सीटें पर अटक गई है, सिमट गई है। कुछ चीज़ों पर मैं आपको बात करके पूरी जानकारी दूंगी और आप भी दोस्तों सोचेंगे कि देखिए कैसे और किस तरीके का खेल जो है यहाँ पर देखने सुनने को मिला। कुछ लोगों की राय भी आपके सामने रखने वाली हूँ, जिसे आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा और समझकर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपके तमाम प्रतिक्रिया पर नज़र रखती हूँ। आपकी क्या राय होती है, क्या प्रतिक्रिया, भले ही मैं जवाब ना दे पाऊँ, कुछ लोगों को जवाब दे देती हूँ, कुछ लोगों को ना दे पाऊँ, तो मेरी नज़र में उन तमाम चीज़ों पर जो है नज़र बनी रहती है। इसलिए वीडियो को दोस्तों आखिर तक ज़रूर देखें और लोगों तक भी ज़रूर पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इन तमाम मुद्दों पर एक अच्छी चर्चा, एक अच्छी बहस हो सके। देखिए, एक ने लिखा है कि जो भाजपा बिहार में कभी अपनी सरकार नहीं बना सकी, वो 101 सीट में से 95 सीट जीत जा रही है। सोचिए, मतलब सोचने वाली बात है दोस्तों कि बीजेपी जो है बिहार में 101 सीट से चुनाव लड़ती है और 101 सीट में से 95 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जिस मोदी के चेहरे को लोकसभा में मात्र 240 सीट मिली, उसी मोदी के चेहरे पर बिहार में स्ट्राइक रेट 95 है।
जो आरजेडी पिछले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी थी, वो 25-35 सीटों पर भी नहीं बची। और ये सब बिहार घूम रहे सैकड़ों पत्रकार विशेषज्ञों को दिखा ही नहीं। बिहार में हरियाणा और महाराष्ट्र दोहराया गया है। इस बात का जिक्र कृष्णकांत नाम के एक पत्रकार के जरिए किया गया है दोस्तों, कि बिहार में हरियाणा और महाराष्ट्र पैटर्न जो है दोहराया गया है। जिस हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनावी धांधली को लेकर लगातार राहुल गांधी के जरिए सवाल उठाया गया, उन सवालों का बीजेपी के जरिए मजाक बनाया गया। चुनाव आयोग ने आज तक सही से जवाब नहीं दिया। मोदी मीडिया की हिम्मत नहीं हुई सवाल पूछने की। आज वही चीजें बिहार के अंदर फिर से, जी हाँ, फिर से दोहरा दिया गया। मतलब यहाँ पर जवाबदेही अब किसी की बची नहीं है दोस्तों। मैं आपको अपने कई वीडियो में कह चुकी हूँ कि देश में बड़े बड़े काम हो जाते हैं, बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, लेकिन सबको नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर दिल्ली ब्लास्ट ही ले लीजिए ना। दिल्ली ब्लास्ट में कई लोगों की जानें चली गई दोस्तों, और जिम्मेदारी अब तक किसी की तय हुई? 2 दिन बाद सरकार मानती है कि आतंकी हमला हुआ है, लेकिन जवाबदेही किसी ने आज तक तय नहीं किया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सिर्फ एक पार्टी हर एक चीज को चला रही है। उनकी किसी भी चीज पर जिम्मेदारी तय नहीं होती है, किसी भी चीज पर जिम्मेदारी जो है उनकी नहीं बनती है। और हमारे देश का विपक्ष, माफ कीजिएगा मुझे बोलना पड़ रहा है, एकदम सड़ियल मड़ियल है। उसमें जरा सा भी ताकत, जरा सा भी आवाज बुलंद करने की हिम्मत नहीं है। एक मजबूत विपक्ष के तौर पर जो विपक्ष को रहना चाहिए, वो मजबूती इनके अंदर कभी दिखाई दी ही नहीं दोस्तों। कि कैसे भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में रहा करती थी तो ईंट से ईंट कांग्रेस की बजा दिया करती थी, ईंट से ईंट इस्तीफे हो जाया करते थे। लेकिन आज का विपक्ष अपने आराम, अपनी कुर्सी, अपनी तमाम चीजों को छोड़ ही नहीं पाता है। घर में बैठकर 2-4 ट्वीट कर देता है और उसको लगता है उसने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा ली। जब चुनाव आता है तो मैदान में उतरते हैं, वो भी अपने कंफर्ट लेवल, कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग। बात कड़वी है दोस्तों, लेकिन सच्चाई है कि आज का विपक्ष यही है। आज विपक्ष अगर कमर बांध ले, सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दे, तो फिर देखिए क्या होता है और किस तरीके से सत्ता पक्ष काम करती है। लेकिन अफसोस की बात ये नहीं। अब चलिए एक और तस्वीर दिखाती हूँ। मैथिली ठाकुर, एक नया चेहरा नाम जुड़ता है बिहार के अंदर, अलीनगर में, जिसको बीजेपी टिकट देती है। एक ऐसा चेहरा जिसका बिहार की राजनीति में शून्य योगदान, धरातल पर शून्य योगदान। जनता के बीच कभी उनका जाना नहीं हुआ, जनता से कभी उनका मेल मिलाप नहीं हुआ, जनता के बीच कभी वो उठी बैठी नहीं। और मैथिली ठाकुर चुनाव में जीत जाती हैं किस वजह से? तो क्योंकि उन्होंने अलीनगर का नाम सीतापुर करने का वादा किया था। क्या बिहार की जनता इतनी बेवकूफ है? क्या बिहार के लोग इतने ज्यादा दिमाग से पैदल हो चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक नाम बदलने के लिए मैथिली ठाकुर को चुनाव जितवा दिया जाता है? इस तरीके के भी सवाल खड़े हो रहे दोस्तों। डॉक्टर शीतल यादव ने यही सवाल खड़ा किया और बोला कि मैं चुनाव जीतने के बाद अलीनगर का नाम बदलकर सीतापुर कर दूंगी। बस इस एक वादे की वजह से बिहार की जनता ने इनको चुनाव जितवा दिया है। सोचने वाली बात है दोस्तों। इन तमाम बातों को आप सोचिए, गौर से सोचिए, ध्यान से सोचिए और 10 बार सोचिए, क्योंकि सोचना जरूरी है। आगे देखिए, एक कैंडिडेट थी दरभंगा से, पुष्पम प्रिया। उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने क्या कहा है और ईवीएम पर क्या आरोप लगाया है, ये आपके सामने। मुझे मेरी मां तक का वोट नहीं मिला। दरभंगा सीट पर लड़ी पुष्पम प्रिया ने ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने दावा किया कि उनके पास गड़बड़ी के सबूत है। उन्होंने जब चुनाव लड़ा तो उनके परिवार में उनकी मां थी
और उनकी मां का भी उनको वोट नहीं पड़ा। तो ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। पुष्पम प्रिया चौधरी के जरिए उन्होंने खुद इस बात की जानकारी जिक्र करते हुए ट्वीट किया, लिखा कि दरभंगा में मुसलमानों ने भी मुझे जो हजारों वोट मुझे पारिवारिक लगा और पसंदगी से दिए गए, उनके बूथों पर भी वो सारे वोट बीजेपी ने बिना देखे समझे खुद को ट्रांसफर करवा लिया। इस बार जिसका हारना तय था वो रिकॉर्ड से जीत गया। कभी ना मिलने वाले वोटों से ईवीएम में पूरी डकैती हुई है, विरोधी वोटों का भी। मतलब आप समझिए कि क्या और कितनी बड़ी बातें जो है इनके जरिए कही जा रही। आगे देखिए, क्रांति कुमार नाम के एक पत्रकार है, यूजर है, उन्होंने लिखा, मीडिया ढोल बजा रहा है, आरजेडी बुरी तरीके से चुनाव हार गई है। आरजेडी को पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में 98 लाख के आसपास वोट मिला था, बीजेपी और जदयू से भी ज्यादा। इस बार भी शुरुआती आंकड़े बता रहे थे कि आरजेडी को 1 करोड़ से ज्यादा वोट मिल रहा है। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तेजस्वी यादव की लोकप्रियता में कोई कमी नजर नहीं आई। सवाल यह है कि ज्यादा वोट लाने वाली पार्टी को इतनी कम सीटें कैसे आई। जी हाँ, इतनी कम सीटें कैसे आई। बीजेपी और जदयू को वो इतनी बड़ी जीत की उम्मीद भी नहीं थी, और लेकिन वो इतनी बड़ी जीत जो है हासिल कर जाते हैं। फिलहाल शुक्रवार है, देसी चिकन खाने का दिन है, लेकिन मौके की नज़ाकत को देखते हुए आज हम काली दाल खाएंगे। यकीन मानिए पूरी की पूरी दाल ही काली है। लोग अब इस अंदाज में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जो हजम नहीं होने वाली बात है वो हजम कैसे किया जाए, वो कैसे मान लिया जाए कि आखिर ये सब कुछ जो है सही और सटीक तरीके से निष्पक्ष होकर सब कुछ किया गया है। इतने कम सीटों पर आरजेडी सिमट गई है दोस्तों, जिसका कि अंदाजा किसी को नहीं लग पा रहा है। खुद विरोधी दल को भी इनका अंदाजा आभास नहीं था दोस्तों, बीजेपी वालों को भी इस चीज का आभास नहीं था। लेकिन आज एक बार फिर से वही सब कुछ बिहार के अंदर दोहरा दिया गया है। अब लोग क्या कह रहे हैं सब कुछ आपके सामने है। क्या बिहार में फिर से चुनाव होना चाहिए? क्या बिहार के तमाम चुनावों के रिजल्ट को रद्द करते हुए एक निष्पक्षता के साथ चुनाव करवाया जाए? जो धांधली की तस्वीर आई, जो सीसीटीवी बंद होने की खबर आई, वो सब कुछ, जी हाँ, वो सब कुछ साइड करके बिहार को फिर से एक बार चुनाव जो है बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए करवाना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।